और यूनिट इज लिक्विड सॉल्यूशन। इन द स्टार्टिंग इसमें एक पोर्शन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला, जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स विल यूज, व्हिच इज लाइक मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, परसेंटेज बाय वेट, पीपीएम, पीपीवी। तो वो सारा पोर्शन हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे पढ़ा हुआ है। इफ यू हैव सम डाउट्स तो उसको वहाँ से फॉलो कर लेना। अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन। तो अभी देखो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा एक दो बातें आपको पहले ब्रीफली बता देता हूँ। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख लीजिए, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि इसका कोई भी पार्ट अगर आप निकालोगे तो इट विल हैव द सेम कॉम्पोजिशन। इसका जो सॉल्यूशन होता है इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सोल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करनी चाहिए। सो it should have same physical state as solution, same physical state as solution। ये कंपलसरी कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इसका होता है सोल्यूट। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमेशा मैच करेगी। अगर हमारे सॉल्यूशन में सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। सो इफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, जब तक फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की डिफरेंट होगी तब तक तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट से मैच करना कंपलसरी है, बट प्रॉब्लम कब आएगी जब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों फिजिकल स्टेट मैच करेंगे। सो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑल हैव सेम फिजिकल स्टेट, all have same physical state, then the substance in lesser quantity, is solute। और जो लेसर क्वांटिटी हम लोग लिख रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मोल लिखा जाता है। सो बाय मोल वी आर डिसाइडिंग दिस थिंग कि किसको कम और किसको ज़्यादा काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। लेट्स से आपने शुगर वाटर में डिजोल्व किया और सोल्यूशन बनाया, तो शुगर इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड एंड सोल्यूशन इज लिक्विड, तो सर्टेनली वाटर सॉल्वेंट है। चाहे जितनी कम शुगर हो और चाहे जितनी ज़्यादा शुगर हो, सॉल्वेंट विल बी वाटर ऑलवेज। बट अगर आपने अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व किया है तो अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है और सोल्यूशन भी लिक्विड है। तो इस कंडीशन में जो कम अमाउंट में होगा मोल के रिस्पेक्ट में उसको सॉल्यूट बोलेंगे। सो लेट्स से आपने 0.1 मोल अल्कोहल को 0.9 मोल वाटर में ऐड किया तो अल्कोहल सोल्यूट है, और 0.1 मोल वाटर को 0.9 मोल अल्कोहल में ऐड किया तो वाटर सोल्यूट है। तो जब तक सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट तीनों सेम नहीं हो जाती तब तक अमाउंट चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहली कंडीशन होल्ड ट्रू होना कंपलसरी है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट मैच करनी चाहिए। ओके, सो हमारा चैप्टर देखो लिक्विड सॉल्यूशन है। दैट मीन्स हम उन सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे जो लिक्विड स्टेट में है, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, गैसेस इन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इन लिक्विड्स। तो मेक अ नोट फॉर दैट। हमारा सॉल्यूशन जो हम स्टडी करने वाले हैं, कौन सा स्टडी करने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन अगर लिक्विड है देन सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच करना कंपलसरी होती है, ये सॉल्वेंट को डिफाइन करने का तरीका है। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इससे हमें पता चल गया सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशन, देन सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। ठीक है, तो अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है तो उसमें डेफिनेटली सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में तीन तरह के लिक्विड सॉल्यूशन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स,
solutions of solids in liquids, solutions of solids in liquids. The second one is solutions of gases in liquids. And the third type of solution we'll study is solutions of liquids in liquids. तो अब देखो यहाँ पे आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि पहले दो सॉल्यूशंस में तो अमाउंट देखने की जरूरत ही नहीं है। जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा वही सॉल्वेंट होगा डिफॉल्ट, क्योंकि फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, सॉलिड लिक्विड ले रहे हैं और लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा वही सॉल्वेंट होगा। गैसेज इन लिक्विड्स ले रहे हैं तो जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा वही सॉल्वेंट होगा। केवल तीसरे वाले केस में ध्यान रखना होगा व्हेन इट विल बी अ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, तो इस केस में जो अमाउंट जो लिक्विड कम मोल्स में प्रेजेंट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज सोल्यूट, और ज्यादा मोल्स में प्रेजेंट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम लोग वन बाय वन सॉल्यूशंस को डील करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करो। दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो देखो सॉलिड्स की जो सॉलेबिलिटी होती है लिक्विड्स में वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट होती है, तो वन बाय वन टैकल कर लेना। तो पहले पॉइंट में लिखो, solubility of solids in liquids depends on following parameters. Solubility of solids in liquids depends on following parameters. और इसमें सबसे पहला पैरामीटर लिखेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसमें एक स्टैंडर्ड टर्म होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो अगर आपको नहीं क्लियर है लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है तो इस चीज़ को थोड़ा एलैबोरेट करके लिख लीजिए। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब हुआ कि अगर पोलर सोल्यूट है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, अगर इफ वी राइट लाइक डिजॉल्व्स लाइक दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, इतने से ही बात को समझा जा सकता है। बट इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू तो आप ब्रैकेट में इस चीज़ को अलग से लिख लीजिए। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है पोलर सोल्यूट मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, पोलर सोल्यूट more soluble in polar solvent and non-polar solute more soluble in non-polar solvent, and non-polar solute more soluble in non-polar solvent. Non-polar solute more soluble in non-polar solvent। एग्जाम्पल से लिखना है तो जैसे सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है और आयोडीन की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में ज़्यादा होती है। और अगर इसको स्वाइप कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बेंजीन में बहुत कम होगी और आयोडीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होगी। तो इस चीज़ को एग्जाम्पल से लिखना है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, solubility of sodium chloride higher in water, solubility of sodium chloride higher in water, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड पोलर सोल्यूट है, while आयोडीन मोर soluble in बेंजीन। आयोडीन नॉन पोलर सब्सटेंस है और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आयोडीन मोर soluble in बेंजीन। सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का केस हुआ, यहाँ पे NaCl और वाटर ये दोनों पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हुआ, आयोडीन नॉन पोलर सोल्यूट और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो लाइक डिजॉल्व लाइक की कंडीशन अप्लाई हो रही है।
क्लियर, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। बट इसके बाद ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है अगर यही क्वेश्चन वाटर की सॉलिबिलिटी में पूछ दिया जाए। अगर कोई यही क्वेश्चन आपसे वाटर सॉलिबिलिटी में पूछा जाए तो वाटर की सॉलिबिलिटी डिसाइड करने के लिए थोड़ा और एडिशनल फीचर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट केस लिखेंगे सॉलिबिलिटी इन वाटर। देखो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो अगर यही चीज़ सॉलिबिलिटी इन वाटर डिस्कस करना होगा वहाँ लाइक इज ऑल लाइक का रूल तो काम करेगा, बट इन एडिशन टू दैट एक और रूल फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए जरा नेक्स्ट केस अलग से लिख लो, वाटर इंपॉर्टेंट केस है। So write down the next is solubility in water. Solubility in water. वन बाय वन केस लिखते हैं। सबसे पहले केस को लिखो, polar substances are soluble in water. Polar substances are soluble in water due to dissociation. ये इसका सबसे सिंपल रीजन हुआ। बट चूंकि जेई मेंस या जे एडवांस लेवल पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म पेपर है तो ऑप्शंस अपने हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं, क्वेश्चन को और टेक्निकल बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को और प्रिसाइसली लिखना है कि पोलर सब्सटेंसेज आर मोर सॉलिड इन वाटर ड्यू टू डिसोसिएशन, या इसी चीज़ को और प्रिसाइसली लिखें तो जिसमें इंटरैक्शन फोर्स काम कर रहा है, दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पे अपने केस में लिख सकते हैं द इंटरैक्शन फोर्सेस, द इंटरैक्शन फोर्स इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर ऐसी कोई चीज़ को एनर्जी से एक्सप्लेन करना हो तो जो आयन डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी तो कॉमन सॉल्वेंट के केस में उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, वाटर के केस में इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अपने पॉइंट पे लिख सकते हैं ड्यू टू दिस इंटरैक्शन, due to this interaction the amount of energy released the amount of energy released is hydration energy। यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तीन फिनोमेनन आ सकते हैं ऑप्शंस में। या तो हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे तो ड्यू टू डिसोसिएशन सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन कर देंगे, जो सबसे पहला लॉजिक बताया लाइट इज ऑल्सो लाइट। दूसरे केस में अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूछा जाएगा तो इट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और अगर इसको एनर्जी से एक्सप्लेन करेंगे तो टर्म यूज करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर देखो इसको एलैबोरेट करके समझाऊं, पहले तो मैंने आपको कीवर्ड्स में समझाया क्योंकि ऑप्शंस में केवल कीवर्ड्स में लिख के आ सकता है सवाल में। अब इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना हो तो जैसे सबसे पहले सपोज करो मैं आपको सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl समझाऊं। सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, वी आर एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो सबसे पहले स्टेप में देखो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म है, जब आपने इसको वाटर में ऐड किया तो ये पहले अपने आयन्स को ब्रेक करेगा, Na प्लस गैसियस फॉर्म और Cl माइनस गैसियस फॉर्म। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं, या इसको सिंपल टर्म में लैटिस एनर्जी बोला जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड की लैटिस को ब्रेक करके उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में ले आया करो, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब Na प्लस आयन आयन है और वाटर आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर वाटर का सिस्टम यहाँ पे और समझ लो तो वाटर जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये आपका वाटर है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको डाइपोल की तरह लिख सकते हैं। डाइपोल मतलब एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज से स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट हो तो उसको हम लोग ऐसे प्लस माइनस चार्ज की तरह काम करेगा, सो इट एक्ट्स एज ए डाइपोल। तो अब ध्यान से देखो सोडियम क्लोराइड के आयोनाइज होने से आयन बना है और वाटर एक डाइपोल है, तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन कौन सा क्रिएट होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आपका Na प्लस है, उसकी सराउंडिंग में वाटर एज एन डाइपोल सराउंड करेगा, तो वाटर की जो नेगेटिव पोलरिटी है वो Na प्लस की तरफ जाएगी और उसको स्टेबलाइज करेगी।
इसको हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, दिस इज रिफर्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इसका दूसरा हाफ जैसे Cl माइनस है, उस पर माइनस चार्ज है, तो वाटर की पोलरिटी पॉजिटिव वाली इसकी तरफ जाएगी। दिस इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन NaCl। इसको हम लोग बोल सकते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है और उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज रिफर्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, देखो अगर इसी चीज़ को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो मैंने डायग्रामेटिकली समझाया। अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो Na प्लस गैसियस फॉर्म जो था वो वाटर के साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो हम लोग उसको Na प्लस एक्वस फॉर्म लिख देंगे। ये आपकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होगी। एंड सिमिलरली Cl माइनस के साथ यही काम करेंगे, तो यहाँ पे Cl माइनस एक्वस फॉर्म बनेगा और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप देखो, आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे बेसिकली लैटिस एनर्जी सप्लाई हुई है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई है। लैटिस एनर्जी सप्लाई हुई है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, तो ये बात किससे डिसाइड होगी? नेट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो अगर मॉड वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी मॉड वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी से ज़्यादा आ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, और अगर इसका उल्टा हो गया तो सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि हर आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है। लाइक अगर यहीं पे NaCl की जगह AgCl होता तो वी कैन से AgCl इज प्रेसिपिटेट, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? NaCl के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो उसकी लैटिस एनर्जी को कॉम्पनसेट कर जा रही है, दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। और अभी इसी का अगेंस्ट मुझे AgCl एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो विल राइट हाइड्रेशन एनर्जी वोंट बी एबल टू कॉम्पनसेट लैटिस एनर्जी, सो इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि यहाँ से दो टिपिकल केसेस बन गए हमारे पास। तो अब अगर सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन करनी है तो विल एक्सप्लेन इन टू केसेस। केस वन, अगर मॉड वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। और अगर इसका दूसरा केस लिखेंगे तो इसका ऑपोजिट हो गया। अगर मॉडुलस वैल्यू ऑफ, मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एक वैल्यू प्लस लिखेंगे, एक माइनस लिखेंगे, तो यू कांट कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी रिलीज होगी नेट में तो सॉल्युबिलिटी आएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी नेट में तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी की मॉड वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से अगर ज़्यादा होगी तो रिवर्स रिजल्ट आ जाएगा इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जो भी केस पूछा जाएगा उसके केस में प्रॉपर लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर है तो वो केस वन है, AgCl इनसॉल्युबल इन वाटर है तो वो केस टू है। समझ गए? तो जिस भी केस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट विल एक्सप्लेन। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड या जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उन सब के लिए पहला रूल लगाएंगे। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और डिसोसिएशन होता है उनमें, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, AgCl है, या जितने भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, बेरियम सल्फेट, उन सब के लिए केस नंबर 2 अप्लाई होगा। वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी की मॉडुलस वैल्यू लैटिस एनर्जी से कम आएगी, दैट्स वाई इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, केस 2 के लिए एक एग्जांपल लिखना है तो सोडियम सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल लिख लो, इसी के नीचे ऐड कर लो अगली लाइन में, AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑल्दो देखो डाइपोल है, इसमें पोलर सब्सटेंस है ये, इसलिए वाटर सॉल्युबिलिटी बिल्कुल अलग तरीके से डील करते हैं। लाइक डिजॉल्व, लाइक सारे सॉल्वेंट्स पे काम करेगा, वाटर अलग से डील करना पड़ता है। सो AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर या स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर।
इनसॉल्युबल इन वाटर एज लैटिस एनर्जी जो है वो हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी। उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा हो गई, रिलीज कम हो गई, तो ये प्रोसेस नॉन फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसका दूसरा केस टैकल कर रहे हैं, अगर वाटर की सॉलिबिलिटी में कभी नॉन पोलर सब्सटेंसेस डील करने पड़ गए या स्पेशली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डील करने पड़े, तो यहाँ पे फिनोमेनन अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सब्सटेंसेस लाइक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सब्सटेंसेस लाइक, substances like substances like glucose, sugar, acetic acid, ठीक है, अल्कोहल, अमाइंस एक्सेट्रा, बेसिकली वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर, एसिटिक एसिड, मैंने टिपिकल एग्जांपल्स देखे, आप जनरलाइज करके भी समझ सकते हो। तो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, अमाइंस एक्सेट्रा आर soluble in water, are soluble in water ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर का एक स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वाटर में सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं। तो सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, अमाइन और भी जो केस वाटर सॉल्युबल होते हैं आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर पहले वाला फीचर वाटर सॉल्युबिलिटी में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा तो डेफिनेटली ये दूसरा फीचर अप्लाई होगा वाटर के केस में। ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर ऑन विच सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेंट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में देखो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो मेक अ नोट फॉर दैट, राइट डाउन solubility of solids in liquids, solubility of solids in liquids increase increases on increasing temperature, increases on increasing temperature if dissolution process if dissolution process is endothermic, if dissolution process is endothermic and it decreases on increasing temperature, it decreases on increasing temperature if dissolution process is exothermic. If dissolution process is exothermic, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली, अगर हमने एक सोल्यूट लिया लेट से AX/B सॉलिड फॉर्म में, और ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद AX/B एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको डिसोशिएट करके AX+BY- फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि जो चीज़ एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो 100% आयनाइज कर जाएगी, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को ब्रेक करके आप आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यू मे राइट इट एज X मोल्स ऑफ AY प्लस एक्वस प्लस Y मोल्स ऑफ BX माइनस एक्वस, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अब सॉलिबिलिटी केवल इस बात पर डिपेंडेंट है कि अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव हुआ, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ,
आप जानते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है, मतलब ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी के केस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब इस चीज़ को अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना हो, एग्जाम्पल में देखो, solubility of sodium chloride increases on increasing temperature, in water, but solubility of calcium carbonate, or you can say potassium nitrate, decreases on increasing temperature. तो देखो, सोडियम क्लोराइड गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है, कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उल्टा है, कैल्शियम कार्बोनेट कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, हॉट वाटर में कम सॉल्युबल होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब वाटर में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, वाटर गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, सो नेक्स्ट टर्म लिख रहा है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, उसमें पहला टर्म लिखे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स, एंड द फर्स्ट पैरामीटर इज नेचर ऑफ गैस। तो देखो, अगर गैस हमारी किसी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर सकती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली हायर हो जाती है। तो पहले पॉइंट में ही लिख लीजिए, इफ गैस कैन रिएक्ट विद सॉल्वेंट it shows very high solubility. If gas can react with solvent, if gas can react with solvent, it shows very high solubility in such solvents. It shows very high solubility in such solvents. ठीक है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक लगाने से पहले भी ये रूल चेक करना होता है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेक करते टाइम सबसे पहला फैक्टर यही चेक करा जाता है कि गैस कहीं सॉल्वेंट से रिएक्ट तो नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करा रहे हैं तो इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, तो ये हाईली सॉल्युबल है। जबकि आप अगर स्ट्रक्चर से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर गैस है, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसका डाइपोलमेंट जीरो है, सो इट्स अ नॉन पोलर गैस, बट इट सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई। समझ आया? तो कोई भी गैस जो अपने सॉल्वेंट से रिएक्ट कर सकती है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया आपको, CO2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर चेक करनी है तो इट शोज वेरी हाई सॉल्युबिलिटी, जबकि नॉर्मल रूल से अगर आप चेक करो तो उसका डाइपोलमेंट जीरो आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, लीनियर ज्योमेट्री, जीरो डाइपोलमेंट आएगा इसका। तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस है बट सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, सो CO2 हैव हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अच्छा, ये सवाल अगर केवल इतना पूछा जाए कि CO2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो तो ये बहुत आसान है, ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है ये बात। बट ये सवाल टफ हो जाता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कंपेयर कर दी जाए। अब अगेंस्ट दैट अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड चेक करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सो इट इज लाइक दिस। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक करके लिखा जाए तो उसमें प्रॉपर पोलरिटी आएगी, ये पोलर गैस है। ठीक है,
बट एक्चुअल में CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होती है. CO2 is highly soluble in water while carbon monoxide is insoluble in water. Okay, कोई रूटीन रूल से एकदम अपोजिट आंसर आ रहा है. CO2 की मतलब अगर हम लाइक डिजॉल्व लाइक के रूल से चलते हैं तो CO2 की सॉलिबिलिटी वाटर में कम आनी चाहिए थी और CO की सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा आनी चाहिए थी. यहाँ एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है. CO2 की सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा है और कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है और इनकी सॉलिबिलिटी में इतना डिफरेंस होता है कि हम इस मेथड से दोनों गैसेस को सेपरेट कर पाते हैं. अगर आप मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में पास कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होती और CO अलग हो जाती है, CO2 अलग हो जाती है. दिस इज अ वे टू सेपरेट देम आउट. सो देयर इज वेरी बिग डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी. अब अगर इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है तो ये रिएक्टिविटी से ही एक्सप्लेन होगा. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे CO2 जो है वो एसिडिक गैस होती है इसलिए वाटर से रिएक्ट कर रही है, वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल गैस होती है. आप जानते हो हमारी केमिस्ट्री में 4 न्यूट्रल सब्सटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं. एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक वाटर, एक N2 और एक NO. 4 गैसेस न्यूट्रल हैं. तो उसी कैटेगरी में CO न्यूट्रल गैस है इसलिए वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगी. वाटर भी न्यूट्रल है और CO भी न्यूट्रल है तो उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती. सो CO वाटर में इनसॉल्युबल है और कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में हाई सॉल्युबिलिटी है. तो कभी भी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर वाटर में एक्सप्लेन करनी है तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर चेक कर लेना होता है नेचर ऑफ गैस, वेदर इट कैन रिएक्ट विद सॉल्वेंट और नॉट. इफ इट कैन रिएक्ट विद सॉल्वेंट इट विल शो वेरी हाई सॉल्युबिलिटी. तो देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के केस में सिंपल वही लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल लगेगा. अगर पहला वाला रूल टाई हो जा रहा है मतलब आपकी नेचर ऑफ गैस से नई चीज़ डिसाइड हो रही है मतलब गैस की रिएक्टिविटी नहीं है तो फिर लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल लगेगा. जैसे अमोनिया सॉल्व बहुत ज़्यादा सॉलेबल है, हाइड्रोकार्बन वाली गैसेज वाटर में इनसॉलेबल है. ठीक है, ऑर्गेनिक गैसेज जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉलेबल होंगे. वो रूल तो काम करेगा बट पहला रूल हमेशा ध्यान रख लेना है अगर गैस की रिएक्टिविटी आ जाएगी तो सॉलिबिलिटी में मेजर डिफरेंस आ जाएगा. तीसरा पैरामीटर लिख रहे हैं प्रेशर. प्रेशर के केस में देखो ध्यान रखना है कि सॉलिड्स के केस में प्रेशर का बहुत रोल नहीं था बट गैसेस के केस में प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज गैस इज ऑफ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. अब गैस की चूंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट में ट्रैप नहीं हो पाएगी. तो उसको ट्रैप कराने के लिए अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी. तो प्रेशर के केस में इस चीज़ को लिख लो. सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, solubility of gases in liquids increases on increasing pressure. इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस को लिक्विड के अंदर ट्रैप करा पाना पॉसिबल हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी. नॉर्मल एग्जांपल से समझना है तो सोडा बॉटल, कोक बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करा के रखी जाती है हाई प्रेशर पे. जब तक बॉटल सील्ड होती है प्रेशर ज़्यादा होता है, गैस ज़्यादा सॉलेबल होती है. जैसे बॉटल ओपन करते हैं गैस लीक करना शुरू हो जाती है बिकॉज प्रेशर कम हो गया. तो ज़्यादा प्रेशर पे गैसेस ज़्यादा सॉलेबल होते हैं. ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज टेम्परेचर. तो सॉलेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है. टेम्परेचर के केस में बिल्कुल सीधा केस है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी. अगला केस लिख लो. सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. solubility of gases in liquids decreases. Solubility of gases in liquids decreases on increasing temperature. इसका भी लॉजिक समझ में आ गया क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और फिर वो आसानी से लिक्विड से एस्केप कर जाएगी. एस्केप कर जाएगी तो सॉलिबिलिटी अपने आप डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो सोडा बॉटल और कोक बॉटल जब तक चिल्ड रखी जाती है, लो टेम्परेचर रखा जाता है, तब तक सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है. उसको हीट अप कर दो तो उसकी सॉलिबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी. क्लियर? तो गैसेस की सॉलिबिलिटी के लिए 4 मेजर फैक्टर हैं: नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर.
अब इसकी सॉलिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक लॉ फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो देखो, अगर हम किसी गैस की सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करें, तो जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है वो सॉलिबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन, इफ solubility of if solubility of a gas in liquid is measured in terms of mole fraction, in terms of mole fraction, then if solubility of a gas in liquid is measured in terms of mole fraction, then the partial pressure of the gas in vapor phase, then the partial pressure of the gas in vapor phase, then partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the solubility of the gas in the solution. Phase is proportional to solubility of gas is proportional to solubility of gas in the solution. तो किसी भी गैस की जो पार्शियल प्रेशर है उसका वेपर फेज में, वो उसकी सॉलिबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हुआ, और प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर हम कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, जस्ट बिकॉज P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट बना, इसको यहाँ पे के एच जो है उसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, और ये सॉलिबिलिटी का रूल अपने को याद रखना है। ये आपका हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे जो के एच है, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। अभी बता रहा हूँ किस पे डिपेंडेंट है, पहले लिख लेना है। के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, एंड एक्स जो मैंने लिखा हुआ है, पी जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है। पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, या गैस स्टेट लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। और एक्स जो है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन मोल फ्रैक्शन। अगर इसको और प्रिसाइसली लिखना है तो यू कैन राइट इट एज मोल फ्रैक्शन, सॉलिबिलिटी जो हम लोग लिख रहे हैं, दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पे स्मॉल एन जो है वो मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व है, और जो कैपिटल एन है वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, जिसमें इसको डिजॉल्व किया गया। दिस इज योर हेनरीज लॉ। ठीक है, तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सॉलिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, के एच डिपेंड्स ऑन, या हेनरीज कांस्टेंट जो के एच है हम लोग, तो उसको लिखिए के एच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, 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 ठीक है। के एच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इफ gas is more soluble, if gas is more soluble at a given pressure,
Then if gas is more soluble at a given pressure, then its KH value is lower, then it have lower value of KH, एक फैक्टर. दूसरा जो KH है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगले फैक्टर में लिखो KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. KH डिपेंड्स ऑन temperature also. KH depends on temperature also, and KH increases on increasing temperature. KH depends on temperature also. KH increases on increasing temperature. On increasing temperature. KH increases on increasing temperature. ठीक है. अब एक क्वेश्चन लिखिए तो आपको उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आएगा. Now write down a question. Write down if solubility of H2S, if solubility of H2S in water at 1 atmosphere 273 Kelvin is 0.15195 m, then calculate Henry's law constant. Then calculate Henry's law constant. सिंपल टर्म में हेनरीज कांस्टेंट भी लिख देते हैं, पूरा लिखना होता है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट. So if the solubility of H2S in water at 1 atmosphere 273 Kelvin is 0.195 m, small m का होता है समझ रहे हो ना, मोलालिटी. कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट. यहाँ पे देखो मोलालिटी गिवन है पहले क्वेश्चन में, तो P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको. और मोलालिटी देखो 0.195 m दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम वाटर contains 0.159 moles of H2S. ये तो मतलब होता है मोलालिटी का. 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सोल्यूट होता है दैट इज मोलालिटी. सो 0.195 मोलालिटी मतलब 1000 ग्राम वाटर कंटेन्स 0.195 मोल्स ऑफ H2S. तो अगर हमें यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S लिखना होगा तो मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 1000/18. आप देख सकते हो 0.195 तो नेग्लिजिबल वैल्यू, आप चाहो तो उसे छोड़ दो, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 0.195 बाई 1000/18 लिखेंगे तो 55.55 आ जाएगा. ये अगर कैलकुलेशन सिंपल रखनी है तो 0.195 को निगलेक्ट कर दो, इंटू 18 इंटू 10⁻³ लिख लो सीधे सीधे, सॉरी 10⁻³ इंटू 18 इंटू 10⁻³ लिख लो. ये सॉल्युबिलिटी आ गई. पार्शियल प्रेशर 1 atm दिया ही हुआ है तो KH निकल आएगा. तो यहाँ से KH की वैल्यू आ जाएगी 1/0.195 इंटू 18 इंटू 1000 atm. इसको सॉल्व करिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. So I go to the next question. The Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10⁵ atm. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. The number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is. तो देखो टिपिकली हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है. सबसे पहले आप पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर.
लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि जो मोल फ्रैक्शन लिखना होता है वो वेपर फेज का लिखना होता है। तो एयर में देखो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, टोटल प्रेशर 5 atm है जिस पे डिजोल्व कर रहे हैं, ये प्रेशर हो गया 4 atm। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन अगर लिखना है तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व लेट्स से स्मॉल एन अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज n अपॉन n+10, वाटर के मोल्स देखो 10 दिए हुए हैं, यहाँ पे जो स्मॉल n है वो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व है, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन लिखना होता है वो सॉल्यूशन में लिखना होता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? बस इसके बाद हेनरीज लॉ इक्वेशन अप्लाई कर दो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 4 atm, के एच इज 1 इंटू टेन टू द यस के एच इज गिवन टू यू 1 इंटू टेन टू द पावर 5। तो आप देख सकते हो हेनरीज लॉ कांस्टेंट बहुत हायर वैल्यू है, तो सॉलिबिलिटी बहुत कम आएगी, तो यू कैन से कि स्मॉल एन की वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होगा। We can say that value of n will be negligible as compared to 10। तो यहाँ से नीचे वाले वैल्यू में n को निग्लेक्ट कर दो, तो स्मॉल n की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी 4 इंटू टेन टू द पावर -4 मोल्स। एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक कर लो, फिर आगे बताओ।